कल मेरे पास एक छोटी बच्ची आई डे बिफोर यस्टरडे कि सर आईएएस की तैयारी करनी है लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए। कि मैं पूछ रही हूँ कितनी खुशी की बात है कि हमारे छोटे बच्चे, मुझे तो ये चाहता हूँ कि ये चीज़ थर्ड और फोर्थ के बच्चे पूछें कि सर आईएएस बननी है, आईएएस की तैयारी करनी है। और ये काफ़ी अच्छी बात है कि छोटे बच्चे भी बोलते हैं कि सर आईएएस की तैयारी करनी है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। बहुत सामान्य लोगों को मैंने आईएएस करते देखा है, बहुत सिंपल, जो किसी तरह से जो लोग पास करते हैं, सेकंड डिविजनर होते हैं, इस ढंग के बहुतों को देखा, बल्कि बहुत थर्ड डिविजनर को भी देखा जो कि यूपीएससी किए। वास्तव में ये जो एग्जाम होता है यह 3 फेज का होता है और आप जो अभी से पढ़ रहे हैं ये सारी चीजें काम आती हैं। इसमें जैसे 3 फेज में एग्जाम होता है तो फर्स्ट फेज का एग्जाम होता है जो स्क्रीनिंग का होता है, फर्स्ट फेज का, जिसमें 2 पेपर होते हैं। एक पेपर क्वालिफाइंग होता है जिसमें कि 33% मार्क्स लाना है। उसमें आपको मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, जो सीसेट का पेपर होता है, और एक पेपर होता है जो कि ऑब्जेक्टिव, वो भी 200 मार्क्स का ही होता है, 200 और 200 400 का, जिसमें एक में क्वालिफाई करना होता है और एक स्क्रीनिंग के लिए उसका कट ऑफ वेरी करता है। और उसके जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वह करंट, पहला टॉपिक करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, वो चाहे कश्मीर भी हो सकता है, वो इजराइल भी हो सकता है, वेस्ट एशिया भी हो सकता है, यूएस भी हो सकता है, यूके भी हो सकता है, देश से लेकर के विदेश तक कहीं के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। दूसरा है कि जनरल इंडियन हिस्ट्री, तीसरा है ज्योग्राफी, चौथा है पॉलिटी, पांचवा है इकोनॉमी। एक छठा टॉपिक है उसमें इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज। इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज। और जो 7वां टॉपिक है वो जनरल साइंस है। जो भी आप पढ़ते हैं 6 to 10th के बीच जो भी पढ़ रहे हैं यही सब चीज़ सब आते हैं। मैं क्वेश्चन और टॉपिक पर भी आके बताऊंगा। इससे आपका स्क्रीनिंग हो जाता है। सेकेंड स्टेज के लिए बच्चे आ जाते हैं एग्जाम देने के लिए, और सेकेंड स्टेज में और इंटरव्यू मिला करके 2025 नंबर का एग्जाम होता है और इंटरव्यू होता है। 275 मार्क्स के इंटरव्यू होते हैं, 275 मार्क्स के इंटरव्यू होते हैं, जो कि मेंस एग्जाम में क्वालिफाई करने के बाद उसमें लोग जाते हैं 3 टाइम्स या 2.5 गुना लोगों को बुलाया जाता है। अब 1750 मार्क्स के जो एग्जाम होते हैं, सेकेंड स्टेज के एग्जाम जो होते हैं, तो उसमें फर्स्ट पेपर होता है एसे का, फर्स्ट पेपर एसे का, और 6th और 7th पेपर याद रखना, फर्स्ट पेपर जो होता है वो एसे होता है, और छठा और 7वां जो 2 पेपर होता है ये जो सब्जेक्ट आप ऑप्ट कीजिएगा उसका होता है। जैसे कि आपने हिस्ट्री ऑप्ट की, आपने बॉटनी ऑप्ट किया, आपने जूलॉजी ऑप्ट किया, आपने इंजीनियरिंग का कोई सब्जेक्ट ऑप्ट किया, तो ये 250 नंबर मिल करके 500 के 2 पेपर होते हैं और पहला एसे होता है। तो ये 3 पेपर तो ये हो गए, और ये 4 पेपर जो होते हैं, क्योंकि मैं पहला बता दिया एसे का, 6th और 7th बताया, आप जो सब्जेक्ट जो ऑप्शनल होता है उसका होता है, लेकिन बच गया 2nd to 5th। ये जो 4 पेपर होते हैं, तो 4 पेपर में जो सेकंड पेपर होता है उसमें मुख्य रूप से हिस्ट्री के टॉपिक होते हैं, हिस्ट्री, इंडियन कल्चर, ये सारे होते हैं। जो थर्ड पेपर होता है वो पॉलिटी का होता है, पॉलिटी और कुछ और चीज़ में ऐड होता है, छोटे छोटे टॉपिक होते हैं। जो फोर्थ पेपर होता है वो आपको इंडियन इकोनॉमी रहता है और जनरल साइंस टेक रहता है। जैसे कि जो भी अप्लाइड पोर्शन है, जैसे कि स्पेस में क्या हो रहा है, नए डेवलपमेंट क्या हो रहे हैं, हम लोगों ने साइंस में क्या कंट्रीब्यूट किया है। और एक पेपर जो नया जोड़ा गया, हम लोगों के टाइम में नहीं था,
चूंकि सिविल सर्वेंट कई जगह अपने मानक पर खरे नहीं उतरते थे, कई जगह नैतिकता का लोप होता था, तो इथिक्स का कर दिया गया, इथिक्स एप्टीट्यूड इन चीज़ों का टेस्ट किया जाता है। तो 4 पेपर हो गए आपके जीएस के, 1 पेपर हो गया एसए का, और 4 पेपर जीएस के, 1 पेपर एसए का 5 हो गया, 2 पेपर हो गया दोनों सब्जेक्ट, मतलब एक सब्जेक्ट का 2 पेपर, वो 7 पेपर्स हो गए, 250 मार्क्स के हुए, तो ये 1750 1750 के हो गए, 1750 मार्क्स के हो गए। 75 नंबर का इंटरव्यू हो गया, तो ये 2025 मार्क्स के हुए। अब इसमें 10 से 50, 10 से 55, 60 इस पर लोग अच्छे मार्क्स ले आते हैं, अच्छे रैंक लाते हैं, प्रॉपर अपने स्टेट में आईएएस भी बन जाते हैं। क्वेश्चन कोई बहुत डिफिकल्ट कोई एक टॉपिक उठाता हूं, आपको बता रहा हूं, जैसे चाहे वो एनडीए का एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का प्रीलिम्स हो, यूपीएससी का मेंस हो, सारे टॉपिक से जुड़े हुए हैं। जैसे मान लो कि जीएस का फर्स्ट पेपर, जीएस का जो फर्स्ट पेपर होता है तो उसमें दिया हुआ है, फर्स्ट पहला टॉपिक है इंडियन कल्चर, आर्ट, लिटरेचर, ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा टॉपिक है वो है 18th सेंचुरी के मिड से लेकर के अभी तक का हिस्ट्री, मतलब बैटल ऑफ प्लासी जो हुआ है 57 में, उससे 5-7 साल पहले चले जाइए, 1750 से लेकर के और अभी तक का हिस्ट्री। जो थर्ड है वो हमारा मान लें कि फ्रीडम स्ट्रगल है। इसी ढंग से कई टॉपिक दिए हुए हैं, और जो क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे कई बार मैं देखा हूं, अब इसी में आपको चर्चा कर दूंगा, शुरू से लेकर के एनडीए से लेकर के यूपीएससी तक का, इंटरव्यू तक का। अब देखिए, कई बार एग्जाम में आप लोगों को पूछा गया होगा कि कांग्रेस पार्टी के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन हुए। बहुत लोग जानते भी होंगे कि WC बनर्जी, 1885 में WC बनर्जी कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट हुए। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन हुए, तो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट हुए 87 में बदरुद्दीन तैयब जी। ये सारे क्वेश्चन है यूपीएससी के। फर्स्ट क्रिश्चियन प्रेसिडेंट कौन हुए, तो फर्स्ट क्रिश्चियन प्रेसिडेंट हुए जॉर्ज यूले, 88 में हुए थे। ये एक बाहर के व्यक्ति थे, कभी भी क्वेश्चन ये भी बन सकता है नया क्वेश्चन, क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन को याद करते रहती है। तो एक स्कॉटिश बिजनेसमैन थे और पहला बाहरी व्यक्ति थे जो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट हुए थे, जॉर्ज यूले। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कब हुई, तो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट हुई थी एनी बेसेंट 1917 में। फर्स्ट इंडियन फीमेल कब हुई, तो सरोजनी नायडू हुई 25 में। महात्मा गांधी कब प्रेसिडेंट हुई, महात्मा गांधी बहुत बड़ी चीज़ है, तो अपने आप में क्वेश्चन हो जाते हैं। 1924 में बेलगांव में कांग्रेस प्रेसिडेंट हुए थे। अब ये सारे चीज हो गए, इंफॉर्मेशन बेस्ड हो गए, ये सारे सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स से लेकर के हर जगह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, और एक बार नहीं सैकड़ों बार पूछे गए होंगे क्वेश्चन। अब एनडीए में देखिए, 4 साल पहले का क्वेश्चन है, 1931 में जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जब कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट हुए, तो हर ईयर के लास्ट में कांग्रेस पार्टी की मीटिंग होती थी। उसमें कुछ जो लोगों के डिमांड होते थे उसमें ऐड किए जाते थे कि इसमें ये चीज़ दिया जाए। 20-21 में क्वेश्चन है एनडीए का। तो इसमें जो भी आपके फंडामेंटल राइट संबंधी जो चीज़ें हैं उस समय उठाया गया था, उसके जो भी रिकमेंडेशन थे, तो इस पर एनडीए में क्वेश्चन था कि जो भी रिकमेंडेशन थे उस पर। इसी ढंग से इंटरव्यू से लेकर के कई जगह यक्ष सवाल एक उठता है हमारे समाज में भी, यह जनरल दुनिया से लेकर के हर जगह है कि सरदार पटेल अगर भारत के प्रधानमंत्री होते या क्यों नहीं बन पाए। ये हर जगह क्वेश्चन है। थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी भी सवाल कर देता है, 5 मिनट इसमें समय लगेगा। 28 में मोतीलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, जो कि एक बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर हैं। 28 में मोतीलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। हिस्ट्री में ऐसा बहुत कम इवेंट आता है
कि पिता पुत्र को माला पहनाता है। और 29 में जवाहरलाल नेहरू हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट हो रहे हैं। यहाँ पिता अपने पुत्र को माला पहना रहा है। मोतीलाल नेहरू इसके पहले ही, चूंकि गांधी से भी एज में बड़े थे, वो कहते हैं, गांधी को सलाह देते हैं कि अब यंग जनरेशन जो आ रहा है, जवाहर जैसे लोग हैं, इन लोगों को सौंप देना चाहिए हम लोगों का काम, फ्रीडम स्ट्रगल का या देश की जिम्मेदारी। गांधी के दिमाग में ये बात है, गांधी के दिमाग में एक बात है। दूसरे ओर मैं बता रहा हूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, इनके पिताजी हैं जावर भाई पटेल, जो कि 1857 के रिवोल्ट में भाग लिए हुए हैं। 57 के रिवोल्ट में उनके पिताजी भाग लिए हुए हैं, जावर भाई पटेल। 57 के रिवोल्ट में मोतीलाल नेहरू का भी बर्थ नहीं हुआ है, बर्थ हो रहा है 1861 में। उनके फादर हैं गंगाधर नेहरू। हाँ, ये चर्चा मिलती है कि जावर भाई पटेल जहां विश्व विद्रोह में भाग ले रहे हैं, लेकिन इनका परिवार दिल्ली छोड़ करके भाग रहा था, तो पुलिस एक जगह इंट्रोगेट की है इन लोगों को। कि कश्मीर के लोग थे, देखने में बहुत सुंदर थे, लोगों को लगा कोई अंग्रेज फैमिली तो नहीं भाग रहा है, पुलिस इन लोगों को पकड़ ली, क्योंकि दिल्ली से जा रहे थे अपना। लेकिन फ्रीडम स्ट्रगल में उनका सरदार पटेल का फैमिली, उनके फादर भाग लिए थे। महात्मा गांधी, जिनका डेट ऑफ बर्थ या ईयर 1869 है, सरदार वल्लभ भाई पटेल 75 है, और जवाहरलाल नेहरू का 89 है। सरदार पटेल 6 साल छोटे हैं और ये 87 है, तो सरदार पटेल से 14 साल छोटे हैं नेहरू जी। 36 और 37 में नेहरू दोबारा और तिबारा भी प्रेसिडेंट हो चुके, 36 में और 37 में नेहरू हो चुके। अब देखिए कि 1940 एक इंडिया में अनरेस्ट का पोजीशन आता है और पूरे वर्ल्ड में 39 में वर्ल्ड वार शुरू हो जाता है। 39 से लेकर के 45 के बीच में वर्ल्ड वार चलता है और 40 में प्रेसिडेंट होते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना आज़ाद प्रेसिडेंट होते हैं कांग्रेस पार्टी के, और उधर जिन्ना भी मांग रखते हैं कि हम 2 नेशन थ्योरी लाहौर सेशन में। कांग्रेस पार्टी ने भी अपने मुस्लिम प्रेसिडेंट रख लिया। ये कंटिन्यू करता है 6 साल तक, 40 से लेकर के 46 तक, लंबे समय तक मौलाना आज़ाद रहते हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट होते हैं। 46 में इंडिया में कैबिनेट मिशन आता है इंडिया को आज़ाद कराने के लिए। अब यही समय है कि शुरू होता है कि जो कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट रहेगा वही देश का प्रधानमंत्री रहेगा। 46 में कांग्रेस पार्टी का जो प्रेसिडेंट होगा वही देश का प्रधानमंत्री होगा। ये समस्या आती है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। गांधी एक लेटर लिखते हैं 20 अप्रैल 46 में कि मौलाना अब बोलो कि अब मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट मैं कंटिन्यू नहीं करूंगा और दूसरा प्रेसिडेंट चुन लिया जाए। 29 अप्रैल को मीटिंग होती है कार्य समिति की। प्रांतीय कांग्रेस कमेटियां रिकमेंड करती हैं, वही लोग प्रेसिडेंट होते हैं। 15 में से 12 रिकमेंडेशन सरदार पटेल के लिए है और जो 3 रिकमेंडेशन है वह जेबी कृपलानी के लिए और पटाभी सिद्धरमैया के लिए है। अब देखिए कि मीटिंग होती है, क्योंकि 12 का रिकमेंडेशन है, आउट ऑफ 15 12 का रिकमेंडेशन है कि सरदार पटेल होंगे प्रेसिडेंट, और जो प्रेसिडेंट होंगे वही प्राइम मिनिस्टर होंगे। अब ये समस्या है और गांधी 42 में ही बोल देते हैं कि मेरा उत्तराधिकारी नेहरू ही होगा, मेरा जो उत्तराधिकारी होगा वो नेहरू ही होगा। और 12 रिकमेंडेशन है सरदार पटेल के साथ।
अब ये समस्या होती है, गांधी कहते हैं कि जवाहर, तुम्हारे नाम से कोई रिकमेंडेशन नहीं है प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का। उस समय जो भी महासचिव है समझ जाते हैं कि हाँ, अब गांधी के विचार क्या हैं, क्योंकि गांधी जो चाहेंगे वही होगा। दूसरा ड्राफ्टिंग होता है, नेहरू का नाम आगे बढ़ाया जाता है, पटेल भी साइन कर देते हैं, गांधी भी साइन करते हैं, गांधी से लेकर और सारे साइन करते हैं। गांधी तो सबके गार्जियन नहीं थे, गांधी कांग्रेस पार्टी को छोड़ चुके थे 12 साल पहले ही। अब 2 कैंडिडेट हो गए, सरदार पटेल, क्योंकि जब तक सरदार पटेल का नाम वापस नहीं होता तब तक वो कैंडिडेट थे ही। नाम वापस लेने का प्रस्ताव पटेल की ओर बढ़ाया जाता है, वो गांधी को दे देते हैं। गांधी फिर नेहरू की ओर बढ़ाते हैं, कहते हैं कि तुम्हारा रिकमेंडेशन नहीं है। नेहरू कुछ नहीं बोलते हैं, फिर पटेल की ओर बढ़ा देते हैं गांधी। बढ़ाने के इशारे से समझ जाते हैं कि गांधी चाह रहे हैं कि हम वापस ले लें नाम वापस ले लिए और कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट हो गए, नेहरू हो गए। और आगे इंटरिम गवर्नमेंट बनी, उसमें नेहरू लीडर हो गए। तो ये एक मुद्दा है, इसलिए बताया कि जो भी डिस्क्रिप्टिव चीजें होती है, जहां इंटरव्यू से लेकर के हर जगह तक, तो वहां आपको स्पष्ट नॉलेज होनी चाहिए। और जो इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन हुए, फर्स्ट फीमेल कौन हुए, फर्स्ट क्रिश्चियन कौन हुए, फर्स्ट मुस्लिम कौन हुए, ये सब इसके क्वेश्चन हो जाते हैं। एनडीए में भी जब डेप्थ में जाकर के पूछता है 31 में क्या रिकमेंडेशन हुआ, 3-4 साल पहले उस ढंग का क्वेश्चन है। अब कौन अच्छा होते, कौन और बेहतर होते, ये तो किंतु परंतु का हिस्ट्री में कोई जगह नहीं होता है। लेकिन कई लोग मानते हैं, कई लोगों के विचार हैं कि हाँ, कुछ जो इंटरनल मामले थे, गांधी से पूछा भी गया। गांधी से सामान्य आदमी को पूछने का हिम्मत नहीं था कि गांधी जी आपने सरदार पटेल को क्यों नहीं बनाया। तो उस समय एक राइटर हैं दुर्गा दास, उन्होंने एक बुक लिखी है कि इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। तो गांधी 3 ही तरह के जवाब देते हैं, 2-3 ही जवाब देते हैं, किसी को भी किसी भी इंटरव्यू में देखा, किसी भी बुक में देखा। तो एक तो कहते हैं कि हमारे कैंप में अकेला अंग्रेज नेहरू है। दूसरी बात कहते हैं कि ये जो देश, जो बैलगाड़ी है, इसको खींचने के लिए दोनों ही अच्छे हैं। देश के मामलों के लिए सरदार पटेल हैं और विदेश के मामलों के लिए नेहरू हैं। और तीसरा जवाब ये देते हैं कि अगर नहीं बनाऊंगा तो नेहरू पार्टी तोड़ देगा। तीनों ही जवाब कोई बहुत मुझे नहीं कन्विंस किए, पता नहीं और लोगों को क्या करेंगे। इस ढंग के जवाब आते हैं। फिर भी एक बात है कि चूंकि पटेल के स्वास्थ्य उतने ठीक नहीं थे, जस्ट 50 में एक्सपायर ही कर गए, 1 साल के बाद उनको हार्ट अटैक ही आ गया। तो एक वैसा आदमी चाहिए था जो कि लंबे समय को देश को लीड कर सके, एक वैसा आदमी होना चाहिए था। तो डिसीजन उनका अच्छा रहा। हाँ, कुछ देशी राज्यों का जो था, जो भी समस्याएं कश्मीर वगैरह में थी, अगर पटेल डील करते तो और बेहतर होता, जैसा कि मैं समझता हूँ। लेकिन फिर भी उतने बड़े, उतने अनुभवी आदमी से जो डिसीजन लिए सो सही लिए होंगे। तो इसी ढंग के क्वेश्चन बनते हैं। आपको एक सिंपल एग्जाम से लेकर के और एक इंटरव्यू के डिस्कोर्स तक, बल्कि गांव के पढ़े लिखे लोग भी सवाल आज भी पूछते हैं कि सरदार पटेल प्रधानमंत्री होते तो और बढ़िया रहता। तो इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू, हैव ए नाइस डे।